अब हम लिखने वाले हैं पाइथन के अंदर अपना फर्स्ट प्रोग्राम। व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? प्रोग्राम्स आर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो हम अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को देते हैं किसी ना किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम एक बहुत सिंपल से प्रोग्राम का एग्जांपल लेंगे। दिस इज आवर पाइथन फोल्डर एंड इसके अंदर जाकर दिस इज द न्यू फाइल आइकन। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे लिए एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। हम फाइल का नाम देने वाले हैं कोड एंड इसे हम एक एक्सटेंशन देंगे .py। कोड हमारी फाइल का नाम है, इसे हम चाहते तो कोई भी कोड दे सकते थे, फर्स्ट कोड, फर्स्ट प्रोग्राम, कुछ भी नाम दे सकते थे। .py इज द एक्सटेंशन जो बेसिकली VS कोड को बताती है कि हम एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें पाइथन का कोड लिखा जाएगा। हर फाइल की, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके अलग एक्सटेंशन होती है। जावा के लिए वी हैव .java, C++ के लिए वी हैव .cpp, ऐसे टेक्स्ट फाइल्स के लिए वी हैव .txt। तो ये हमारी पाइथन फाइल है। तो जैसे हम एंटर करेंगे दिस इज आवर फाइल विच हैज बीन क्रिएटेड फॉर अस एंड इसके अंदर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं, प्रिंट, उसके बाद कोट्स, डबल कोट्स एंड यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। बस इतना सिंपल सा प्रोग्राम हमें लिखना है। अभी इसका मीनिंग हम धीरे धीरे करके समझेंगे। वी आर गोइंग टू सेव आर फाइल, Ctrl+S करके हम सेव कर सकते हैं एंड हम चाहें तो अपने कोड को या तो यहाँ से रन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर टर्मिनल में देयर इज अ सिंपल कमांड दैट वी कैन राइट python3 एंड उसके बाद अपनी फाइल का नाम विच इज़ code.py। जैसे ही हम एंटर करेंगे जो भी चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है वो हमारे लिए यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। इफ़ आई राइट अपना कॉलेज हियर तो आई एम गोइंग टू सी द सेम आउटपुट। तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जिसको हमने क्रिएट किया है अपनी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए। अब हाउ एग्जैक्टली इज दिस प्रोग्राम वर्किंग? बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस इज अ फंक्शन। पाइथन के अंदर इस लाइन को हम एक फंक्शन कहते हैं, इस प्रिंट को हम एक फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शंस एग्जैक्टली क्या होते हैं उन्हें हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्रॉपर हमारा एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा फंक्शंस के ऊपर। पर अभी के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हमें पाइथन के अंदर कुछ काम करवाना होता है, जनरली मेजॉरिटी कामों को हम फंक्शंस के थ्रू कराते हैं। जैसे स्क्रीन पर, हमारी स्क्रीन पर ये आउटपुट जो प्रिंट करने का काम है, इसका लॉजिक हमारी इस प्रिंट फंक्शन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए उसको हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया। एंड ये जो चीज़ जिसको हमने प्रिंट करवाया है, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली हमारा कोई भी, अगर हमें वर्ड प्रिंट करवाना है, कोई भी सेंटेंस प्रिंट करवाना है, पैराग्राफ प्रिंट करवाना है, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग्स को जनरली हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। हम चाहें तो स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं, पर जनरली जो हमारा पॉपुलर फॉर्मेट होता है दैट इज टू राइट स्ट्रिंग्स विद डबल कोट्स। तो जो भी हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो हमारा फंक्शन हमारे लिए स्क्रीन पर, हमारी टर्मिनल विंडो पर प्रिंट करवा देता है। अब जब पाइथन के अंदर हम अपने कोड्स लिखेंगे, जितने भी हमारे कोड होते हैं, जनरली प्रोग्रामिंग जब भी हम करते हैं, चाहे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करें, किसी भी कोड का काम होता है, जनरल एक फॉर्मेट होता है कि वो कुछ इनपुट लेता है एंड कुछ आउटपुट को रिटर्न करता है। एंड इनपुट लेने के बाद जनरली कोड के अंदर कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कुछ काम परफॉर्म होता है एंड उसके बेसिस पर कुछ आउटपुट है जो प्रोड्यूस होता है, जो हमारी टर्मिनल विंडो पर जाकर प्रिंट हो सकता है। जनरली ये काम है जो हमारे लिए हमारा कोड करता है। तो यहाँ पर एज सच अभी हमने इनपुट ले लिया, अभी धीरे धीरे हम इनपुट लेना सीखेंगे, बट आउटपुट किस तरीके से चीज़ें करवाते हैं विद प्रिंट, वो उसको हमने सीख लिया है। प्लस इसके साथ में लेट्स सपोज अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को आउटपुट कराना है, जैसे इफ वी वांट टू प्रिंट 2 स्ट्रिंग्स, जैसे माय फर्स्ट स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड एंड इफ आई वांट टू प्रिंट अनदर स्ट्रिंग which is hello world with Python, let's save it, clear and rerun। तो इस तरीके से हमारी दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, हर एक प्रिंट स्टेटमेंट एक डिफरेंट लाइन पर प्रिंट होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम इन्हें सेम लाइन पर प्रिंट करें तो उसके लिए हमारी जो आउटपुट है, हमारा जो स्ट्रिंग है, उसे हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स सेव इट, लेट मी क्लोज दिस एंड वील क्लियर एंड प्रिंट दिस। तो सारा का सारा आउटपुट जो है वो सेम लाइन पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम अपनी सिंगल स्टेटमेंट के अंदर एक नेक्स्ट लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे आई वांट कि हेलो वर्ल्ड एक लाइन में आए या हेलो एक लाइन में आए और वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए देयर इज अ स्पेशल कैरेक्टर दैट वी कैन यूज विच इज \n। \n से हमारे पास नेक्स्ट लाइन आती है। नेक्स्ट लाइन कुछ इस तरीके की दिखेगी, जहाँ पर हेलो एक लाइन के अंदर आएगा, उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट लाइन आ जाएगी एंड बाकी का जो आउटपुट है वो हमारी नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये W से पहले जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस आकर प्रिंट हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस स्पेस। इसे अगर हम कट कर देंगे तो अब हमारे पास जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो इफ इन आवर आउटपुट वी वांट टू इंसर्ट नेक्स्ट लाइन एट एनी पॉइंट, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब जब भी हम पाइथन की एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात करते हैं, पाइथन का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट है।
कैरेक्टर सेट कहने का मतलब है कि पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है कि हम हिंदी के कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं या हम किसी और लैंग्वेज के कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं सिर्फ वो ही प्रोग्रामिंग का पार्ट होते हैं। इसके अंदर हमारे इंग्लिश के लेटर्स आ जाते हैं, कैपिटल से लेके हमारे अपर केस भी, लोअर केस भी, हमारे डिजिट्स आ जाते हैं, हमारे कुछ स्पेशल सिम्बल्स आ जाते हैं जिनको हम आगे ऑपरेटर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे कुछ वाइट स्पेसेस आ जाते हैं जिसमें से न्यू लाइन का अपना एक कैरेक्टर है जिसको हमने अभी देखा, विच इज़ बैकस्लैश n। इसी तरीके से हमारा टैब का कैरेक्टर होता है विच इज़ /t, एंड इस तरीके से हमारी ब्लैंक स्पेस भी पार्ट है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पेसेस आ जाती हैं। प्लस जितने भी हमारे ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं प्लस यूनिकोड, उनको हम डेटा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, उनको हम लिटरल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लिटरल्स एक्जैक्टली क्या होते हैं उसको अभी हम आगे जाकर देखेंगे। अब ये जो कैरेक्टर सेट हमने पढ़ा है इसको हमें याद करने की या इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई हमसे इंटरव्यूज़ के अंदर पूछेगा, पर हमें एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम काम करने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो अलाउड होते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर वेरिएबल्स। अब मैथ के अंदर हमने बहुत बार देखा होगा x = 5, a = 25, या हमने कई सारे फॉर्मूले देखे होंगे a² + b²। इन सारे फॉर्मूलेस के अंदर जो a वैल्यू है, b वैल्यू है, x वैल्यू है, इनको मैथ के अंदर वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे मैथ के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली हमारे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं। तो हमारे जो डेटा स्टोरेज के कंटेनर्स होते हैं उनको अगर हम कुछ नाम दे दें तो उसको हम अपना वेरिएबल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू स्टोर माय नेम, लेट अस सपोज दिस इज़ माय नेम, और उसे मुझे कहीं पर स्टोर करना है अपनी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू, तो इस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट अस सपोज वेरिएबल को मैंने नाम दिया नेम एंड इक्वल टू करके उसे मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी। उसी तरीके से इफ़ आई हैव सम एज वैल्यू, तो इस एज वैल्यू को हम एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इफ़ आई हैव अ वैल्यू 3.14, तो इसे भी हम पाई नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू को हम किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू स्टोर करने का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि जैसे ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, दिस इज लेट्स सपोज माय कंप्यूटर्स मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर जाकर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो इन कंपार्टमेंट्स को इंडिविजुअल बिट्स हम कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट साइज होता है दैट इज 8 बिट्स विच इज़ 1 बाइट। जैसे लेट्स सपोज दिस इज़ अ कंप्यूटर्स मेमोरी, ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में वेरिएबल्स किस तरीके से स्टोर होते हैं? जैसे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज = 30, तो हमारी मेमोरी के अंदर 30 वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी, और ये जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है इसको अब से हमने एक नाम दे दिया विच इज़ एज। सिमिलरली अगर हम स्टोर कराते हैं पाई = 3.14, तो मेमोरी के अंदर पाई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो जाकर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमारी मेमोरी के अंदर एक्चुअली जगह ऑक्यूपाई करते हैं जहाँ पर हमारा डेटा जाकर स्टोर होता है। नाउ लेट अस क्रिएट दीज वेरिएबल्स इन कोड। कोड के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए लेट्स क्लियर दिस। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल बना सकते हैं नेम इक्वल्स, लेट्स राइट श्रद्धा। उसी तरीके से एज इक्वल्स, यहाँ पर हम एक वैल्यू देने वाले हैं विच इज़ अ नंबर, लेट्स राइट 35। हम पाई की वैल्यू लिख सकते हैं विच इज़ 3.14, एंड इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट होकर आ जाएंगे। अब हम चाहें तो प्रिंट से अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे इफ़ आई वांट टू प्रिंट द नेम वैल्यू, तो इस तरीके से आई विल हैव द नेम वैल्यूज। जब भी हमें वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है इसे हमें डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना। डबल कोट्स के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स जाती हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को, वेरिएबल वैल्यूज़ को हम नॉर्मली लिखते हैं। जैसे नेम के साथ इफ़ आई वांट टू प्रिंट एज और पाई, तो तीनों वैल्यूज़ को हम कुछ इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रिंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड अ वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिमूव दिस एंड वी कैन राइट माई नेम इज़ एंड कॉमा से सेपरेट करके वेरिएबल वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ वेरिएबल्स टू प्रिंट एनी वैल्यू। इसके साथ में हम चाहें तो वेरिएबल्स के ऊपर छोटे मोटे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर एज इज़ कर दें तो यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्टली एज को भी प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर हम चाहें तो एज -5 की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स क्लियर दिस एंड प्रिंट। तो यहाँ पर 35 - 5 प्रिंट होगा विच इज़ इक्वल टू 30। तो इस तरीके से हमारे जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर हम कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई की तरह। अब पाइथन एज अ लैंग्वेज के अंदर इंडेंटेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इंडेंटेशन कहने का मतलब है कि किस तरीके से प्रॉपरली हम अपनी लाइंस को, अपने कोड के अंदर अपनी लाइंस को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, अपने कोड को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो पाइथन के अंदर बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन को हम एक लाइन पर लिखने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ वन इंस्ट्रक्शन जहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज़ द सेकंड इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ द थर्ड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चीज़ों को हम एक ही सिंगल लाइन के अंदर लिखते हुए चले जाएंगे। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो एक लाइन के अंदर हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं एंड स्पेसिंग इज ऑल्सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पाइथन के ज़्यादा से ज़्यादा हम कोड लिखेंगे वैसे वैसे पाइथन का सिंटैक्स हमारा प्रैक्टिस होता चला जाएगा। अच्छा, जब भी हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहे हैं पाइथन के अंदर, तो जो भी हमारा ये वेरिएबल का नाम होता है, जैसे हमारा नेम हो गया, एज हो गया, पाई हो गया, इन सब को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। तो ये जो हमने वेरिएबल को एज नाम दिया है, दिस इज एन आइडेंटिफायर। हमने इसको पाई नाम दिया है, दिस इज एन आइडेंटिफायर। अभी तो आइडेंटिफायर्स हम सिर्फ वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। आगे जाकर हम फंक्शंस को भी पढ़ेंगे तो फंक्शंस के भी जो नाम होते हैं वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो नाम होता है जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर, उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। एंड ये जो नेम्स होते हैं, दीज आर केस सेंसिटिव। पाइथन के बारे में एक चीज़ तो हमने पढ़ी ली है कि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ में पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव कहने का मतलब है कि पाइथन के अंदर अपर केस एंड लोअर केस वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। अगर हमने SQL पढ़ी होगी या हमने HTML पढ़ी होगी तो हमने नोटिस किया होगा कि HTML के अंदर चाहे हम बॉडी टैग लिखें, चाहे हम कैपिटल BODY लिखें, दोनों का सेम मतलब है। लेकिन पाइथन के अंदर अगर हम कैपिटल AGE लिखते हैं और स्मॉल AGE लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंट मतलब है। ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं। वैसे ही अगर हम कैपिटल AGE लिखते हैं तो ये थर्ड आइडेंटिफायर है। तो पाइथन के अंदर अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। उसके साथ में पाइथन आइडेंटिफायर्स में ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी कैरेक्टर को, लेट अस सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया जो वैल्यू स्टोर करता है 1 2 3 और इसको हमने नाम दे दिया $35। इस तरीके का हम आइडेंटिफायर क्रिएट नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ये रूल्स हमें एज सच उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। आइडेंटिफायर्स के रूल्स कहते हैं कि हमारे जो इंग्लिश के लेटर्स हैं, हम उन सारे लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अपर केस से लेकर लोअर केस सारे के सारे लेटर्स अलाउड होते हैं। उसके साथ में हमारे जो डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उन सबको भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस अंडरस्कोर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। पर हमारा जो वेरिएबल नेम है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही कैरेक्टर्स अलाउड हैं एंड डिजिट से स्टार्ट नहीं करना। या तो नाम कोई इंग्लिश के लेटर से स्टार्ट होगा या फिर किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सारे वेरिएबल्स को हम नाम दे सकते थे अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर एज और अंडरस्कोर पाई, तो इट वुड हैव बीन वैलिड। जैसे यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं नेम, एज एंड पाई। लेट्स क्लियर दिस एंड इस तरीके से वील गेट द सेम आउटपुट। पर अगर हम चाहें कि नहीं, पाई को तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, तो दिस विल गिव अस एन एरर बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड इन पाइथन। तो जब भी किसी वेरिएबल को हम नाम देते हैं, एक तो हमें आइडेंटिफायर्स के जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, प्लस हमें एज अ गुड प्रोग्रामर कोशिश करनी होती है कि हमारे जितने भी नाम हों, जो भी हमारे वेरिएबल के नाम हैं, वो सारे के सारे मीनिंगफुल नेम्स होने चाहिए। मतलब सबसे अच्छे प्रोग्रामर की एक निशानी यही होती है कि जब वो अपना कोड लिखते हैं, जब वो अपना प्रोग्राम लिखते हैं, तो हर एक जो वेरिएबल होता है उसका नाम पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है। जैसे एज पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये नंबर क्या है, ये नंबर रुपी या डॉलर नहीं है, दिस इज एन एज वैल्यू। ये 3.14 क्या है, ये पाई की वैल्यू है, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है। ये जो वैल्यू है, दिस इज अ नेम, दिस इज नॉट सम रैंडम स्ट्रिंग, दिस इज नॉट नेम ऑफ अ सिटी। अगर हमें सिटी का नेम स्टोर करवाना होता है तो हम इस तरीके से कुछ लिखते, सिटी अंडरस्कोर नेम, एंड यहाँ पर हम लिख सकते थे दिल्ली। तो इस तरीके से हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो हमें मीनिंगफुल नेम्स अपने वेरिएबल्स को देने की कोशिश करनी होती है, एंड दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू इम्प्रेस आवर इंटरव्यूअर्स। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर डेटा टाइप्स। जब भी हम पाइथन के अंदर किसी ना किसी डेटा की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट किया जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करा रहे हैं, तो इन सारे डेटा का कुछ ना कुछ टाइप होता है पाइथन के अंदर। तो सबसे जो हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, दीज आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जिसके अंदर सबसे पहला होता है इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब है कि इसके अंदर हमारी कोई भी होल न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो सकती है, जो एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सिमिलरली फ्लोट जो होता है,
इट स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हमारी जितनी भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जिसके अंदर सम पॉइंट समथिंग आ जाता है, जैसे 3.14, 9.99, इस तरीके की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी हमारी फ्लोट टाइप के अंदर आ जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लेट्स क्लियर दिस, इफ आई हैव दीज वेरिएबल्स, अगर हम इस एज का टाइप प्रिंट करवाना चाहें तो हम सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट। जैसे हमारे पास प्रिंट फंक्शन होता है, वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड टाइप। टाइप से हम किसी भी वेरिएबल या किसी नंबर का टाइप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इफ़ आई वांट टू प्रिंट द टाइप ऑफ एज, दिस इज गोइंग टू बी इंट। इंट का मतलब है इंटीजर। अब ये क्लास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या प्रिंट हो रहा है, क्लास क्या होती है, उसको हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, पर अभी के लिए उसे हम इग्नोर करना है। हमें ध्यान देना है इस इंट पर। दिस इंट बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटीजर। सिमिलरली इफ आई वांट टू प्रिंट फॉर पाई, क्योंकि पाई एक डेसिमल वैल्यू है, तो यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा फ्लोट। वैसे ही अगर हम नेम का टाइप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो नेम के लिए हमारा जो टाइप है दैट इज गोइंग टू बी str। str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। तो जब भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को पाइथन में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, सिंगल कोट से क्रिएट कर सकते हैं, डबल कोट से क्रिएट कर सकते हैं, एंड हम ट्रिपल कोट से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ में वी ऑल्सो हैव बूलियन वेरिएबल्स। बूलियन वेरिएबल्स वो होते हैं जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो बूलियन वेरिएबल के अंदर या तो ट्रू वैल्यू आ सकती है या फिर फॉल्स वैल्यू आ सकती है। एंड ये जो वैल्यू है इसके अंदर T एंड F हमेशा कैपिटल होता है, नहीं तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड वैल्यू बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो लेट अस सपोज किसी भी चीज़ का ट्रू या फॉल्स आंसर हमें स्टोर करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी भी नंबर के लिए स्टोर करना चाहते हैं, इज दैट नंबर अ प्राइम नंबर और नॉट। प्राइम नंबर्स हमने बचपन में 5th 6th क्लास में पढ़े होंगे। तो किसी भी नंबर के लिए लेट अस सपोज इट इज़ अ प्राइम नंबर। जैसे इफ़ वी हैव अ नंबर की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, तो 2 के लिए हमें पता है दैट 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसके लिए इस प्राइम को हमने ट्रू स्टोर करा लिया। तो यहाँ पर जब हम इस प्राइम की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी टाइप बूलियन। वैसे ही यहाँ पर अगर हम फॉल्स प्रिंट करवाएं, जैसे 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उस केस में हमारे पास सेम वैल्यू आएगी विच इज बूलियन वैल्यू। तो बूलियन वो वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यूज होती हैं। इसके साथ में वी ऑल्सो हैव वन मोर एडिशनल टाइप जिसको एज सच अभी के लिए हम उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, विच इज कॉल्ड नन। नन वैल्यू वेरिएबल को हम तब असाइन करते हैं जब हम उसे कोई और वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते। तो जिस भी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते उसको हम नन दे देते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो इस प्राइम को हम सिंपली नन असाइन कर सकते हैं। तो अब जब हम इसका टाइप प्रिंट करवाएंगे तो इट विल बी नन टाइप। तो इस तरीके से ये बेसिक हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हमें याद रखना है। ऑल्दो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंट्यूटिव, इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न देम। एंड ये जो वर्ड्स हैं जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम बार बार पाइथन के कोड्स लिखते टाइम यूज करेंगे। अब इसके साथ में वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड कीवर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स कहने का मतलब है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पाइथन के अंदर जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड होता है। इन वर्ड्स को कभी भी हम किसी वेरिएबल के नाम, किसी भी फंक्शन के नाम की तरह, मतलब एक आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव फॉल्स। अब फॉल्स का पाइथन के अंदर फिक्स्ड मतलब है कि फॉल्स एक बूलियन वैल्यू है और फॉल्स का मतलब फॉल्स ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई वेरिएबल बना देंगे फॉल्स और उसे वैल्यू असाइन कर देंगे 1 2 3। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही वी हैव नन, वी हैव ट्रू, वी हैव लैम्डा, वी हैव एल्स। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको धीरे धीरे जैसे जैसे हम पाइथन के चैप्टर्स करेंगे वैसे ही हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ नए कीवर्ड्स हैं जिनको हम सीखते चले जाएंगे। तो इनको भी हमें याद नहीं रखना है, ना ही इनके हमें नोट्स बनाने हैं। बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए कि पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स भी होते हैं जिनको एज वेरिएबल्स यूज नहीं किया जा सकता। इनमें से फॉल्स हमने पढ़ लिया है, नन हमने पढ़ लिया है, ट्रू अभी के लिए हमने पढ़ लिया है। इनमें से काफ़ी सारे वर्ड्स हम इसी लेक्चर के अंदर आगे जाकर और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में पाइथन के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड कमेंट्स। तो लेट्स क्लियर दिस। बेसिकली अपने कोड के अंदर जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ लिखना चाहते हैं जो हम दूसरे किसी प्रोग्रामर को, दूसरे किसी डेवलपर को बताना चाहते हैं, दूसरे किसी AI इंजीनियर को बताना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमारे कोड का पार्ट तो नहीं है। ऐसी चीज़ें जनरली हम इंग्लिश के अंदर लिखते हैं। तो इन चीज़ों को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। जैसे रियल लाइफ के अंदर लोग कमेंट्स पास करते हैं, वैसे ही प्रोग्राम के अंदर अगर हमें इंग्लिश के अंदर कुछ लिखना होता है, नॉट इन पाइथन, इन इंग्लिश कुछ लिखना होता है, तो उसे हम कमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। कमेंट्स लिखने के लिए हमें सिंपली कमेंट को स्टार्ट करना होता है विद हैश, और जनरली जितने भी हमारे कोड एडिटर्स होते हैं दे हाईलाइट द कमेंट्स विद ग्रीन कलर्स। तो हैश करके कुछ भी जो हम लिखेंगे ये ऐसी चीज़ है जिसको हमारा पाइथन इंटरप्रेटर अब इग्नोर कर देगा। दिस इज समथिंग विच इज ओनली मेंट फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर मशीन्स। जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी फॉल्स वैल्यू भी लिख सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा फॉल्स इज इक्वल टू 1 2 3। ये ऐसी चीज़ है जो हमें पता है पाइथन के सिंटैक्स के अंदर अगर हम लिखेंगे फॉल्स इज इक्वल टू 1 2 3 अगर हमने लिख दिया तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा।
जैसे इफ आई रन दिस कोड आई एम गोइंग टू गेट दिस एरर फॉल्स 1 2 3, ये एक सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर मतलब ये पाइथन के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, पाइथन के रूल्स को तोड़ रहा है। कैन नॉट असाइन टू फॉल्स, मतलब ये जो 1 2 3 वैल्यू है ये फॉल्स नाम की चीज़ को असाइन नहीं हो सकती क्योंकि फॉल्स वेरिएबल नहीं बन सकता। तो ये तो हमारे पास एक एरर आ गया। पर यही सेम चीज़ अगर हम कमेंट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ एज प्रिंट करवा देते हैं, इस प्राइम को हमने हटा दिया है, तो ये जो कमेंट है इसे पाइथन ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। तो कमेंट्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली कमेंट्स के अंदर हम बताते हैं कि हमारा कोड या हमारा प्रोग्राम या हमारा फंक्शन क्या काम परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर ऑन द टॉप आई कैन राइट अ कमेंट आर फर्स्ट प्रोग्राम। तो दिस इज बेसिकली इंग्लिश, इसके अंदर एज सच कुछ पाइथन यूज नहीं हो रही एंड इस कमेंट को इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा। अब जैसे हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश, वैसे हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी होते हैं। मतलब हम चाहें तो मल्टीपल लाइन्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें ट्रिपल कोट्स को यूज़ करना होता है एंड ट्रिपल कोट्स के अंदर अगर हम कुछ भी लिखें, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, तो ये भी ऐसी चीज़ है जिसे हमारा कोड इग्नोर करेगा। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो उस केस में दिस इज गोइंग टू गेट इग्नोर्ड। तो ये हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं एंड ये हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग एक्स्ट्रा रिलेटेड टू पाइथन विच इज स्टाइल गाइड। स्टाइल गाइड बेसिकली होता है चीज़ों को लिखने का तरीका। कई सारी चीज़ें हैं जो पाइथन के अंदर अलाउड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड टोटल प्राइस। तो इस तरीके से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, टोटल प्राइस इज 100 रुपीज़ लेट्स सपोज। तो इसी वेरिएबल का ये जो नाम है आइडेंटिफायर, उसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। इसे हम लिख सकते थे TOT टोटल एंड कैपिटल PRIC टोटल प्राइस भी लिख सकते थे, या इसी को हम कैपिटल T से स्टार्ट करके टोटल प्राइस इस तरीके से भी लिख सकते थे। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं एक सिंगल वेरिएबल को लिखने के। हमारा ये जो स्टाइल होता है वेरिएबल को लिखने का, इसको हम कहते हैं स्नेक केस, जिसके अंदर हम एक अंडरस्कोर यूज़ करते हैं एंड सारे के सारे जो हमारे लेटर्स होते हैं दे आर लोअर केस। हमारा ये जो स्टाइल होता है वेरिएबल्स को लिखने का, इसको हम कहते हैं कैमल केस। कैमल केस के अंदर सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, बाकी सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होते हैं। एंड सिमिलरली वी ऑल्सो हैव पास्कल केस, जिसके अंदर सारे वर्ड्स के सारे फर्स्ट लेटर्स कैपिटल यानी अपर केस होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग में मल्टीपल केसेस होते हैं। अब हम चाहें तो किसी भी केस में पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, पर पाइथन के जो स्टाइलिंग होती है वो हमें कहती है कि हमें पाइथन के अंदर स्नेक केस को प्रेफर करना चाहिए फॉर आर वेरिएबल्स एज वेल एज आर फंक्शंस। क्योंकि जनरली हम पाइथन के अंदर जो एग्जिस्टिंग फंक्शंस देखेंगे, एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज देखेंगे, उसके अंदर भी स्नेक केस फॉलो होता है। तो हमें भी पाइथन के अंदर स्नेक केस को फॉलो करना है, जिसका मतलब है कि कभी भी अगर हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं विच इज़ कॉल्ड टोटल प्राइस, तो उसे हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड फुल नेम, तो फुल नेम के अंदर हम इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें लिख सकते हैं। तो पाइथन की जो काफ़ी सारी स्टाइलिंग है उसको क्लास के अंदर हम कोड लिखते लिखते सीख जाएंगे। उसके साथ में देयर आर ऑल्सो स्टाइल गाइड्स इन मल्टीपल कंपनीज। वैसे तो अगर हम किसी भी बड़ी MNC को जाकर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जनरली एक स्टाइल गाइड होती है जो फॉलो होती है एंड उसी के अकॉर्डिंग कोड लिखा जाता है। पर अभी के लिए एज अ बिगिनर हम चाहें तो गूगल की एक पाइथन स्टाइल गाइड है। गूगल हैज़ गाइड्स फॉर ऑल द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इसमें से पाइथन की ये एक स्टाइल गाइड है जिसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। अब एज सच स्टाइल गाइड को भी हमें याद नहीं रखना होता, ना ही हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर गो थ्रू करने वाले हैं, बट दिस इज समथिंग जो आपके पास अगर लेक्चर्स देखने के बाद एक्स्ट्रा टाइम बचता है, इफ यू हैव सम फ्री टाइम, देन वी कैन गो थ्रू दिस गाइड। तो ये जो गाइड है, जैसे जैसे हम अपने एडवांस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पाइथन के अंदर लिखने के तरीके को बेटर करेगी। तो एज सच गाइड के अंदर कोई सिंटैक्स या रूल्स नहीं है, बस चीज़ों को एक बेटर तरीके से प्रेजेंट करने का पाइथन के अंदर लिखने का तरीका है। नाउ लेट्स सपोज हमारी अभी तक की सारी नॉलेज को यूज करके नाउ वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। तो इस प्रोग्राम को हम किस तरीके से लिखेंगे? बेसिकली हमारे पास सम कैलकुलेट करने के लिए अपने दो नंबर्स भी होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे अपने कोड के अंदर, A एंड B। A एंड B को हम चाहें तो कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अभी के लिए A कुड बी 5, B कुड बी 10 एंड हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे सम, जिसके अंदर A प्लस B हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को ऐड भी कर सकते हैं। अभी डिटेल में हम देखेंगे कि ऐड करने के अलावा और क्या डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म करने के लिए। पर अभी के लिए जैसे हम मैथ में लिखते हैं सिंपली, वैसे ही हमने लिख दिया कि A प्लस B का जो भी सम है वो सम वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा एंड हम प्रिंट करवा देंगे सम को। लेट्स सेव इट एंड रन आवर कोड। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 के इक्वल। तो इस तरीके से दिस इज बेसिकली अ प्रोग्राम
to calculate sum of two numbers. नेक्स्ट चीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं, दोज आर ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स आज तक डे टू डे लाइफ के अंदर, मैथ के अंदर हम बहुत बार यूज करते आए हैं, पर अब हम फर्स्ट टाइम ऑपरेटर्स को प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करेंगे. अभी तक मैथ के अंदर हमने ऐसी स्टेटमेंट देखी होगी दैट सम इज इक्वल टू a प्लस बी. ये जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर ये जो प्लस है, दिस इज कॉल्ड एन ऑपरेटर. ऑपरेटर का काम होता है किसी ना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना. तो प्लस ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म करता है, माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है. वैसे ही मल्टीप्लाई को दिखाने के लिए हम स्टार को यूज़ करते हैं, तो स्टार ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. और ऐसे हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं. इनफैक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो इक्वल टू है, ये भी एक ऑपरेटर है जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. और हमारे पास सिर्फ एक असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं. उनके भी हम टाइप्स देखेंगे, बट दीज आर बेसिकली ऑपरेटर्स. एंड ये जो ए एंड बी हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सम का ऑपरेशन, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लाइन, पर दो वर्ड्स हम याद रख सकते हैं. जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो सिंबल को ऑपरेटर कहते हैं, और जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले और सबसे ईजी जो ऑपरेटर्स हैं, दे आर कॉल्ड एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर सारे के सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा विच विल बी एस्टरिस्क विच इज़ द स्टार सिंबल, डिवाइड होगा, एंड इसके साथ में वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड मॉड्यूलो एंड स्टार स्टार. तो एक बार इन चारों बेसिक ऑपरेशंस को देखते हैं. लेट्स क्लियर दिस. एंड सबसे पहले हम डिटेल में देखने वाले हैं अपने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को. एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर दो नंबर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पर हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं a प्लस बी. तो इससे हमारा एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, माइनस बी से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई से हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, एंड a डिवाइडेड बाई b से डिवाइड परफॉर्म होगा. तो यहाँ पर दिस इज डिविजन एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. दीज आर वेरी सिंपल ऑपरेशंस. तो लेट्स रन आवर कोड. तो 10 प्लस 5 15 हो गया, 10 माइनस 5 5 हो गया, 10 इंटू 5 50 हो गया, एंड 10 डिवाइडेड बाई 5 2.0 हो गया. अब यहाँ पर 2 की जगह 2.0 क्यों प्रिंट हुआ, इसका रीज़न अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए वी कैन सी दैट ऑल द ऑपरेशंस आर वर्किंग करेक्टली. इसके साथ में हमारे पास दो और ऑपरेशंस होते हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट इज द मॉड्यूलो ऑपरेटर. इस ऑपरेटर को, जो हमारा परसेंटेज का साइन होता है, इसको हम मॉड्यूलो कहते हैं. मॉड्यूलो का काम होता है रिमाइंडर को कैलकुलेट करना. रिमाइंडर कहने का मतलब है अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू हमें हमारा मॉड्यूलो देता है. जैसे हमें पता है कि 10 जब 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा. तो यहीं पर अगर हम करें प्रिंट a मॉड्यूलो b, एंड यहाँ पर दिस इज द मॉड्यूलो वैल्यू. लेट्स क्लियर दिस. सो द लास्ट वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू गेट इज 0. यहीं पर अगर हमने लेट्स सपोज 9 कर दिया होता, तो 9 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास 1 आता, लेकिन मॉड्यूलो के अंदर हमारे पास 4 आता. लेट्स क्लियर दिस एंड रीरन. तो यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूलो के अंदर वैल्यू आई है 4. यहाँ पर पॉज करके यू कैन ऑल्सो डबल चेक कि ये जो चारों वैल्यूज हैं, दीज आर कंसिस्टेंट विद दीज ऑपरेशंस. तो जब भी हमें रिमाइंडर निकालना होता है वी यूज मॉड्यूलो. सिमिलरली जब भी हमें a टू द पावर b निकालना होता है, ये वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करनी होती है, तो कोड के अंदर हम लिखते हैं a एस्टरिस्क एस्टरिस्क b. तो यहाँ से a टू द पावर b कैलकुलेट होता है. जैसे यहीं पर इफ़ आई राइट 10 एंड 5, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए आई कैन सिंपली प्रिंट a एस्टरिस्क एस्टरिस्क b. तो हमें पता है हमारे पास 10 टू द पावर 5 प्रिंट हो जाएगा विच इज़ 1 लाख. इसको क्लियर करते हैं. लेट्स रीरन द कोड. तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आई है, दिस इज इक्वल टू 1 लाख. तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क करते हैं. जैसे हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही वी हैव अनदर सेट ऑफ ऑपरेटर्स विच आर कॉल्ड रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स. हमने मैथ के अंदर बहुत बार कंपैरिजन्स किए होंगे. कंपैरिजन्स के अंदर हमारे पास ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरीके के बहुत सारे कंपैरिजन्स आते हैं. तो हमारा जो ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन या लेस देन इक्वल टू हो गया, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं. उसके साथ में कभी भी अगर हमें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है, इफ बोथ आर इक्वल और नॉट, तो दोनों इक्वल हैं क्या, ये चेक करने के लिए हम लिखते हैं इक्वल टू इक्वल टू. तो मैथ के अंदर तो हमें सिंगल इक्वल टू लिखना होता है, पर सिंगल इक्वल टू कोडिंग के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है.
जब भी हमें चेक करना होता है ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है क्या, तो यहाँ पर हम ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। दिस इज़ द इक्वल टू ऑपरेटर, जो या तो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू तब रिटर्न करेगा जब ए और बी इक्वल है, और ए और बी अगर इक्वल नहीं है तो ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमारे पास इक्वल टू भी होता है, एंड उसके साथ में वी ऑल्सो हैव समथिंग ए नॉट इक्वल टू बी। तो जैसे इक्वल टू होता है, इसी के ऑपोजिट को हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो ये जो सारे के सारे रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, ये या तो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं या फिर हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। कैसे ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सच है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स क्लियर दिस, इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो ए और बी की बात करते हैं। जैसे इफ आई प्रिंट ए लेस देन बी, तो हमें पता है 10 लेस देन 5 इज नॉट ट्रू, 10 5 से छोटा नहीं है, तो उस केस में फॉल्स वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट होकर आएगा। बट यहीं पर अगर हम कर दें ए ग्रेटर देन बी, तो येस 10 इज ग्रेटर देन 5, तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट अ ट्रू वैल्यू। अब ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ वेरिएबल्स को कंपेयर करें, हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 8 के लिए हमें पता है हमारे पास फॉल्स वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। अब जैसे यहाँ पर इफ़ वी हैव 10 बोथ द वैल्यूज़, तो इफ़ आई राइट ए इक्वल टू बी, उस केस में आई एम गोइंग टू गेट ट्रू। बट इफ़ आई राइट नॉट इक्वल टू बी, उस केस में आई एम गोइंग टू गेट फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रही है कि ए बी के इक्वल नहीं है, पर दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि ए तो बी के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर 5 कर दें एंड नाउ इफ आई रन माई कोड, तो दिस विल बी ट्रू। वाई इज इट ट्रू? क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रही है ए बी के इक्वल नहीं है, और ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि 10 और 5 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आया। तो जो प्रिंट होता है ट्रू या फॉल्स वैल्यू, बूलियन वैल्यू जो प्रिंट होती है वो इस स्टेटमेंट के बेसिस पर प्रिंट होती है कि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कह रहा है। जो एक्सप्रेशन कह रहा है वो चीज़ सच है या वो चीज़ झूठ है। यहीं पर इफ़ आई राइट ए इक्वल टू, तो उस केस में आई एम गोइंग टू गेट फॉल्स, बिकॉज A इक्वल टू B इज़ अ फॉल्स एक्सप्रेशन, इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये सारे के सारे हमारे रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई राइट A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी। अब जैसे हमारे पास एरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही वी हैव वन मोर ब्रांच ऑफ ऑपरेटर्स विच आर कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर सबसे सिंपल ऑपरेटर होता है हमारा इक्वल टू। कभी भी प्रोग्राम के अंदर हमने लिखा ए इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है हम बी की वैल्यू को ए के अंदर स्टोर कर रहे हैं या फिर असाइन कर रहे हैं। असाइन करना मतलब उसे दे देना, उसके अंदर स्टोर करवा देना। तो जैसे वेरिएबल्स के अंदर आई कैन राइट एज इज इक्वल टू 30, उसका मतलब है ये जो 30 वैल्यू है ये हम अपने वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एन असाइनमेंट वेरिएबल। तो ये सबसे सिंपल असाइनमेंट वेरिएबल होता है। इसके अलावा और भी कई सारे असाइनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वी ऑल्सो हैव प्लस इक्वल टू। अब प्लस इक्वल टू का क्या मतलब होता है? जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिखी a इक्वल्स 5 और फिर हमने लिखा a इक्वल्स a+1, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा a की जो वैल्यू है 5 उसमें +1 करके हम a के अंदर ही स्टोर कर रहे हैं। तो पहले तो a के अंदर 5 स्टोर था, पर अब हमने a के अंदर 6 स्टोर कर दिया, मतलब a की ही वैल्यू के अंदर हमने +1 कर दिया। तो जब भी हम इस तरीके की कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जब उसी वेरिएबल के अंदर कुछ ऐड करके कुछ माइनस करके हम उसी सेम वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, तो इसी को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म तरीका होता है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखने का एक शॉर्ट तरीका होता है a प्लस इक्वल टू 1। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, इन दोनों का सेम ही मतलब है। तो जब भी मुझे a इज इक्वल टू a+1 लिखना है, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है a, अब हम चाहते हैं a इज इक्वल टू a+5 लिखना, एंड फिर हम a की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और यहाँ पर a की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो वी नो दैट द आंसर इज गोइंग टू बी 15। अब ये स्टेटमेंट लिखने की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 5 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी सेम विच इज इक्वल टू 15। जैसे हमारे पास प्लस इक्वल टू होता है, वैसे ही हमारे पास माइनस इक्वल टू होता है। माइनस इक्वल टू का मतलब है a इज इक्वल टू a-5। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 5 के इक्वल। यू कैन ऑल्सो टैली दिस।
तो हमारे पास 5 आंसर आएगा। जैसे हम -= लिखते हैं वैसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट बेसिकली मीन्स a = a मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 50 के इक्वल। सिमिलरली हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो a = a डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर हो जाएगा 2 के इक्वल 2.0। सो दीज आर द सेम वैल्यूज़। ऐसे ही हमारे पास मॉड्यूलो भी होता है एंड ऐसे ही हमारे पास हमारा पावर ऑपरेटर भी होता है। तो ये सारे के सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब जैसे हमारे पास असाइनमेंट्स होते हैं वैसे ही एक और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं विच आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 ही होते हैं। सबसे पहला इज नॉट, सेकंड इज एंड थर्ड इज और। नॉट ऑपरेटर अगर किसी वेरिएबल के अंदर या कोई भी वैल्यू ट्रू है, नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और अगर फॉल्स वैल्यू है तो उसको ट्रू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली वैल्यू को रिवर्स कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ वेरिएबल, लेट्स कॉल दिस वेरिएबल अ सिंपल थिंग, इसके अंदर अगर वैल्यू फॉल्स है तो हम लिख सकते हैं नॉट ऑफ वेरिएबल, एंड अब हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी दैट विल बी अ ट्रू वैल्यू। लेट्स क्लियर दिस एंड प्रिंट। तो अब हमारे पास ट्रू प्रिंट होकर आया। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसका अगर हमें ऑपोजिट चाहिए तो वो हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर वेरिएबल नहीं होता, कोई एक्सप्रेशन होता, फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एक्सप्रेशन 5 इज ग्रेटर देन 8। अब मुझे पता है 5 इज ग्रेटर देन 8 क्या है, दिस इज अ फॉल्स वैल्यू, पर फॉल्स का ऑपोजिट क्या होगा, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ट्रू प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द नॉट ऑपरेटर वर्क्स। ऐसे ही हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर का बेसिकली काम होता है किन्हीं भी 2 ऑपरेशंस के बेसिस पर वैल्यू को कैलकुलेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट एंड ये हमारी वैल्यू 1 है, ये हमारी वैल्यू 2 है। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 अगर दोनों ट्रू हैं तो हमारा एंड ऑपरेटर भी हमें ट्रू देगा। लेकिन दोनों में से कोई भी अगर फॉल्स हो जाती है तो उस केस में एंड ऑपरेटर विल बी फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, दूसरी वैल्यू ट्रू है, तो भी ये फॉल्स देगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एंड ऑपरेटर ट्रू सिर्फ तभी देता है जब दोनों की दोनों वैल्यूज ट्रू रिटर्न करती हैं। जैसे यहाँ पर लेट्स क्लियर दिस, नॉट ऑपरेटर को हम सिंगल वैल्यू के साथ यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर को हम 2 एक्सप्रेशंस के साथ यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड दूसरा एक्सप्रेशन है 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट शुड बी इक्वल टू ट्रू। वी कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस इज ट्रू वैल्यू। बट अगर यहाँ पर हम लिख दें 3 इज ग्रेटर देन 8, तो ये तो ट्रू है पर ये फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर दोनों में से अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन फॉल्स देता है तो वो एंड ऑपरेटर भी हमें फॉल्स रिटर्न करता है। और काइंड ऑफ एंड का ऑपोजिट होता है। और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, लेट्स मिनिमाइज दिस, तो इसे रीसाइज कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारा एंड ऑपरेटर है। और ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, विल क्रिएट द सेम टेबल फॉर इट। सो दिस इज वैल्यू 1, दिस इज वैल्यू 2 एंड ये हमारे पास हमारा रिजल्ट है। और ऑपरेटर अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तब तो ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स है पर दूसरी वैल्यू ट्रू है तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। फर्स्ट वैल्यू अगर फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। पर अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हो जाती हैं तो उस केस में हमारा और ऑपरेटर हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक ऑफ द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर सिर्फ तभी फॉल्स रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एंड की जगह और लिखें, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस अ ट्रू वैल्यू, क्योंकि ये ट्रू है ये फॉल्स है, पर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो और हमें ट्रू देगा। इसको क्लियर कर लेते हैं एंड लेट्स रन आवर कोड। दिस इज गोइंग टू बी ट्रू, पर यहीं पर अगर इसे भी हम फॉल्स बना दें, लेट्स मेक इट 13, तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट अ फॉल्स वैल्यू। सो दिस इज हाउ आर लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क। तो ऑपरेटर्स के अंदर हमने 4 मेन टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े हैं, हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके अलावा पाइथन के अंदर एक तो हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं, प्लस वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। दीज आर द ऑपरेटर्स विच आर नॉट रियली नीडेड राइट नाउ। तो आगे के चैप्टर्स में कभी भी अगर इन ऑपरेटर्स की हमें जरूरत पड़ती है तो वहां पर जाकर इनको हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अब अपनी ऑपरेटर्स की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू राइट अ वेरी सिंपल कोड एंड उसका हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है। तो कोड के अंदर
लेट अस सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है विद 3 एंड उसके बाद वी राइट अ लाइन x प्लस इक्वल टू 5 एंड यहाँ पर हम प्रिंट करना चाहते हैं x की वैल्यू को. तो वी हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस वैल्यू. इट शुड बी अ 2 सेकेंड 3 सेकेंड कंप्यूटेशन फॉर अस एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी ईजी. तो यहाँ पर पॉज करके यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन कैलकुलेट इट. ऑपरेटर्स हमें अच्छे से समझ में आए हैं तो बस इस लाइन को आपको समझना है, कैलकुलेट करके बताना है, विच इज़ वेरी इजी. इसको सेव करेंगे, आवर आंसर इज गोइंग टू बी 8, तो वी आर गोइंग टू गेट 8 वैल्यू. तो बहुत सिंपल है ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स को ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर हम यूज़ करेंगे. तो धीरे धीरे इन ऑपरेटर्स को यूज़ करने की हमारी प्रैक्टिस भी इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी ऑर्डर होता है. कभी भी अगर एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2, तो इसका आंसर या तो हमारे पास 17 आ सकता है या फिर इसका आंसर 5 प्लस 2 7 इंटू 3 21 आ सकता है. तो इस एक्सप्रेशन का 17 आंसर होना चाहिए या 21 आंसर होना चाहिए, वो हमें हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताती है. वैसे तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, पर हमारे जो सबसे पॉपुलर, सबसे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स हैं उनके लिए हम प्रेसिडेंस को ध्यान में रख सकते हैं. सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो तो होती है पेरेंथेसिस की. जैसे यहाँ पर अगर कहीं पेरेंथेसिस होता 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 या 5 प्लस 2, तो सबसे पहले तो पेरेंथेसिस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होता है. तो दिस इज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस. सेकंड नंबर पे पावर की होती है. थर्ड नंबर पे मल्टीप्लाइड, डिवाइड एंड मॉड्यूलो होता है. फोर्थ पर हमारे पास प्लस एंड माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन होते हैं. उसके बाद हमारे पास हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड देन आर लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स लास्ट में आते हैं और इसमें भी नॉट सबसे पहले आता है, फिर एंड, फिर और. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर हमें पता है मल्टीप्लाई की हायर प्रेसिडेंस है एज कम्पेयर टू प्लस. तो सबसे पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच विल बी 15. 15 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो द आंसर इज गोइंग टू बी 17. तो इस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें बताता है कि क्या हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए. एंड दिस प्रेसिडेंस इज वेरी सिमिलर टू बॉडमास, जिसको हमने मैथ के अंदर स्टडी किया था. बॉडमास के रूल्स कुछ ऐसे होते थे, ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो इसी तरीके का जनरल रूल है जिसको हम फॉलो करते हैं. अच्छा, जब भी किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस होती है, कभी भी दो ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस है, तो हम अपने एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट में सॉल्व करते हैं. लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब है इफ़ आई हैव एन एक्सप्रेशन 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई की सेम प्रेसिडेंस है, तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. जिसका मतलब है 10 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे विच विल बी 5 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25 के इक्वल. तो इस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशंस को रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस. नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विच इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन होता है एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा के अंदर कन्वर्ट करना. और ये जो टाइप कन्वर्जन है ये सिर्फ कंपैटिबल डेटा टाइप्स के अंदर ही कन्वर्जन हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये अलाउड होता है. अगर हम फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं ये भी अलाउड होता है. अगर हम किसी इंटीजर वैल्यू को बूलियन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी अलाउड होता है. पर ऐसा नहीं है कि हमने कोई स्ट्रिंग ली ABC 1 2 3 और इसको फिर हम एक इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ABC 1 2 3 का एज सच कोई इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने का लॉजिक नहीं है. लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रिंग है 1 2 3 तो इसको हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. इंटीजर में द वैल्यू विल बी 123. तो जितने भी कंपैटिबल टाइप्स होते हैं उनके अंदर कन्वर्जन अलाउड होता है. तो टाइप कन्वर्जन इज समथिंग जो पाइथन के अंदर दो तरीके से होता है. एक तो हमारे पास टाइप कन्वर्जन होता है एंड दूसरा कन्वर्जन होता है विच इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग. टाइप कन्वर्जन एक इम्प्लिसिट टाइप का कन्वर्जन होता है. इम्प्लिसिट टाइप कहने का मतलब है ये जो कन्वर्जन है ये पाइथन हमारे लिए खुद करती है. पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जन हमारे लिए परफॉर्म कर देता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने शुरुआत में क्या किया था, लेट्स क्लियर दिस. हमने दो नंबर्स लिए थे, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, और जब हमने प्रिंट करवाया था a डिवाइडेड बाई 5 तो हमें पता है हमारे लिए एक फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट हुई थी विच वॉज 2.2. दिस इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू. इंटीजर वैल्यू में डेसिमल नहीं होता, पॉइंट समथिंग नहीं होता. दिस इज अ फ्लोटिंग वैल्यू. इसको हम वेरीफाई भी करा सकते हैं. इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट टाइप ऑफ a डिवाइडेड बाई 5 माई आंसर विल बी फ्लोट बिकॉज दिस इज अ फ्लोटिंग वैल्यू. तो ऑटोमेटिकली जब भी डिविजन हो रहा है पाइथन के अंदर तो पाइथन इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली हमारी इस वैल्यू को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देती है. ऐसे ही इसका एक और एग्जाम्पल होगा, जैसे I want to get some answer of
5 प्लस 10.0। तो ये जो 5 एंड 10.0 है, इसके अंदर इफ आई वांट टू प्रिंट टाइप ऑफ आंसर, द आंसर इज गोइंग टू बी अ फ्लोटिंग वैल्यू। ऑटोमेटिकली जब भी एक इंटीजर एंड एक फ्लोट का कोई ना कोई ऑपरेशन होता है, उसका फाइनल आंसर हमेशा फ्लोट होता है, क्योंकि इंटीजर के अंदर डेसिमल वैल्यूज तो होती नहीं। अगर हम फ्लोट की बात करें, फ्लोट मीन्स कि कोई नंबर है उसमें पॉइंट समथिंग है, 33.33, और कोई इंटीजर वैल्यू है, दैट इज सिंपल इंटीजर वैल्यू। तो जो भी फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं वो ज़्यादा डेटा स्टोर करती हैं, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल नंबर तो होता है, ये इंटीजर पार्ट, प्लस उसके अंदर डेसिमल के बाद वाला पार्ट भी होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये ज़्यादा डेटा स्टोर करती हैं। तो ये बड़ा डेटा टाइप होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंटीजर डेटा टाइप। फ्लोटिंग डेटा टाइप को बड़ा माना जाता है। तो जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसमें फ्लोट एंड इंटीजर दोनों होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो होता है वो फ्लोट के अंदर आता है, ताकि डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यूज हैं, डेसिमल के बाद वाला जो डेटा है वो लॉस्ट ना हो। तो ऑटोमेटिकली तो टाइप कन्वर्जन का एग्जांपल हो गया कि जब भी हमारे पास फ्लोटिंग प्लस इंटीजर वैल्यू का जो आंसर निकल कर आता है वो ऑटोमेटिकली एक फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड टाइप होता है हमारे पास टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिक नहीं होता, टाइप कास्टिंग डेवलपर करता है, मतलब हम खुद टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट मतलब इसको पाइथन नहीं करती, इसको डेवलपर करता है, एंड दिस इज नॉट ऑटोमेटिक। इसके अंदर एक तरीके से हम जबरदस्ती एक टाइप को दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, पर वो भी सिर्फ कंपैटिबल टाइप्स के अंदर पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोट और इंटीजर वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं, पर मुझे रिजल्ट फ्लोट में नहीं चाहिए, मुझे तो रिजल्ट इंटीजर में चाहिए। तो उसके लिए हम एज ए डेवलपर टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। फंक्शंस के अंदर हमारा इंटीजर फंक्शन आ जाता है, हमारा फ्लोट फंक्शन आ जाता है, हमारा बूलियन फंक्शन आ जाता है। तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। जैसे इस आंसर को अगर हमें टाइप कास्ट करना है टू इंटीजर वैल्यू, तो इसको सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंट, एंड इसे रैप कर देंगे इस इंट फंक्शन के अंदर, तो हमारी फाइनल वैल्यू विल बी एन इंटीजर वैल्यू। प्रिंट करवाएंगे तो नाउ द वैल्यू इज एन इंटीजर वैल्यू। इनफैक्ट इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस भी देखते हैं। दिस इज लेट्स सपोज आंसर 1 एंड दिस इज आंसर 2। आंसर 1 के अंदर हमने टाइप कास्टिंग की है, और आंसर 2 के अंदर हमने टाइप इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया है। हमने नहीं किया, बेसिकली पाइथन ने किया है। हम आंसर 1 की एक तो वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, दिस विल बी आंसर 1 वैल्यू, एंड आंसर 1 का टाइप प्रिंट करवाएंगे। सिमिलरली हम आंसर 2 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, आंसर 2 का टाइप प्रिंट करवाएंगे। सो दीज आर द वैल्यूज। आंसर 1 इंटीजर टाइप का है, इसका टाइप भी इंटीजर है। आंसर 2 इज नॉट 15, इट्स 15.0, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हुआ है और इसका टाइप भी फ्लोटिंग वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारी टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन वर्क करते हैं। टाइप कास्टिंग हम चाहें तो सिर्फ इंटीजर के लिए नहीं, स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्रिंट स्ट्रिंग, या इंटीजर के अंदर आई कैन कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग 1 2 3। तो या लेट्स मेक दिस सम वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ 1 2 3, एंड फिर हम टाइप प्रिंट करवा देंगे फॉर द वैल्यू। तो टाइप हमारे पास अब आना चाहिए इंटीजर की इक्वल। सो द टाइप इज इंटीजर एंड द वैल्यू इज 1 2 3। सिमिलरली हम बूलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट एन इंटीजर वैल्यू टू बूलियन, लेट्स सपोज मैंने 10 को बूलियन के अंदर कन्वर्ट किया, तो अब हमारा जो टाइप है दैट विल बी बूलियन, एंड इसकी अगर हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो बूलियन वैसे तो ट्रू फॉल्स होता है, बट फॉल्स इज बेसिकली 0 एंड ट्रू इज एवरी नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो जितनी भी ज़ीरो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी तो फॉल्स के अंदर कन्वर्ट होंगी। तो ये फॉल्स वैल्यू हो गई, दिस इज बूलियन वैल्यू। और जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज हैं, जैसे 10 हो गया, इट विल कन्वर्ट टू ट्रू। सिमिलरली अगर हम -10 भी लिखते हैं, -10 इज ऑल्सो नॉन ज़ीरो, तो वो भी ट्रू के अंदर कन्वर्ट होगा टू द बूलियन टाइप। तो इस तरीके से हम इंटीजर वैल्यूज को भी बूलियन के अंदर टाइप कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज यूजर इनपुट। अभी तक अपने कोड के अंदर हमने देखा कि हम कोई ना कोई ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, प्लस अपना आउटपुट किस तरीके से देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे कोड के लिए हम इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं वाया दी टर्मिनल। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक इनपुट फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम कोई ना कोई वैल्यू को इनपुट लेते हैं। तो इनपुट फंक्शन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है ए। इस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू, कोई नंबर है जिसको इनपुट लेना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं इक्वल टू इनपुट फंक्शन, एंड
इनपुट फंक्शन के अंदर हम कुछ भी चाहें तो सेंटेंस या स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंड जैसे ही ए की वैल्यू एंटर हो जाएगी हम प्रिंट करवा देंगे ए की वैल्यू को। तो लेट्स रन द कोड। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो इनपुट में जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई थी वो एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। अब हम जो भी वैल्यू ए की प्रिंट करेंगे, ध्यान से देखें तो हमारा पाइथन पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी हॉल्ट आ गया और कुछ वैल्यू है जो उसको हमें एंटर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आई एंटर अ वैल्यू विच इज़ 25 लिखा मैंने, एंटर प्रेस किया तो 25 अब जैसे एंटर प्रेस किया ए के अंदर जाकर स्टोर हुआ और ए की वैल्यू जो है हमारी स्क्रीन पर आकर प्रिंट हो गई विच इज़ 25। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को इनपुट लेते हैं। सिमिलर तरीके से हम कोई नाम भी इनपुट कर सकते हैं, एंटर योर नेम एंड दिस विल बेसिकली बी आवर नेम, या इसको यूज़र नेम कह देते हैं। एंड इस यूज़र नेम के लिए हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वेलकम टू द वट एवर यूज़र नेम इट इज़। छोटा सा प्रोग्राम हो गया जो नेम एंटर कराता है और फिर उसे वेलकम मैसेज दिखाता है। तो जैसे ही हम करेंगे, हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं श्रद्धा, जैसे एंटर करेंगे हमारे पास प्रिंट होकर आ गया वेलकम श्रद्धा। तो इस तरीके से वी कैन क्रिएट आवर ओन प्रोग्राम्स जिनमें कुछ ना कुछ हम इनपुट ले रहे हैं और उस इनपुट के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और फिर कुछ वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। सिमिलर तरीके से वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ वेरी सिंपल प्रोग्राम टू इनपुट 2 डिफरेंट वैल्यूज एंड प्रिंट द सम ऑफ बोथ द वैल्यूज। जैसे हम प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स में से पहला नंबर है हमारे पास ए, दूसरा नंबर है हमारे पास बी। तो पहले हम ए की वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, तो इनपुट में हम प्रिंट करवा देंगे एंटर ए, एंड सिमिलरली हम बी की वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे एंटर बी। उसके बाद हम चाहें तो सम कैलकुलेट कर सकते हैं विच विल बी ए प्लस बी, एंड हम प्रिंट करवा देंगे सम। तो लेट्स सेव दिस कोड वंस एंड रन इट। ए के अंदर लेट्स सपोज हमने एंटर किया 10, बी के अंदर एंटर किया 5, एंड जैसे एंटर किया हमारे पास एक अजीब सी चीज़ आई विच इज़ 105। अब हमें लॉजिकली पता है, हम सब ने बेसिक फर्स्ट क्लास की मैथ पढ़ी है, 10 and 5 इज़ नॉट सपोज टू बी 105, इट्स सपोज टू बी 15। तो ये 105 क्यों प्रिंट हुआ है यहाँ पर? जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसके थ्रू हम जो भी वैल्यू इनपुट लेते हैं दैट इज़ अ स्ट्रिंग इनपुट। तो अगर हमने ए के अंदर ये 10 इनपुट लिया तो ए के अंदर बेसिकली एक स्ट्रिंग स्टोर हो गई है जिसकी वैल्यू है 10। बी के अंदर हमने 5 इनपुट लिया तो बी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग स्टोर हो गई है विच इज़ इक्वल टू 5। और जब पाइथन 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है, मतलब हमने क्या किया, सम के अंदर 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया, 10 को हमने ऐड कर दिया स्ट्रिंग 5 के साथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये काम होता है इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ ऐड नहीं होती, 10 + 5 नहीं होता, इसके अंदर दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, मतलब उनके कैरेक्टर्स जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर्स जुड़ गए और ये 5 जुड़ गया, एंड इसीलिए हमारे पास 105 प्रिंट होकर आ रहा है। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉन्कैटेनेशन। कॉन्कैटेनेशन को वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर ये नॉर्मल नंबर्स अगर हम 10 और 5 को ऐड करते हैं तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, उसको हम एडिशन कहते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग्स ऐड हो रही हैं इस ऑपरेशन को हम कॉन्कैटेनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर कॉन्कैटेनेशन होता है पर हमें तो एक्चुअली एडिशन चाहिए। अगर हमें एडिशन चाहिए तो हमें इन नंबर्स का टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारे पास स्ट्रिंग डेटा आ रहा है इसको हम टाइप कास्ट कर सकते हैं टू इंटीजर डेटा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टाइप कास्ट दिस टू इंटीजर डेटा। टाइप कास्ट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर लिखना, इसे रैप करना पड़ेगा अपनी इनपुट स्टेटमेंट को विद इंट एंड सेकंड इनपुट स्टेटमेंट को भी विद इंट। लेट्स सेव इट, क्लियर इट एंड री रन आवर कोड। तो पहले हमने 10 एंटर किया, फिर 5 किया, अब हमारे पास सही आंसर आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 15। हम चाहें तो यहाँ पर फ्लोट वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फ्लोट वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, अच्छा कभी भी अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं पर हम फ्लोट वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एंटर 10.9, तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट एन एरर क्योंकि हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं और 10.9 में क्या है, इंटीजर से एक्स्ट्रा डेटा है, मतलब 0.9 वाला डेटा इंटीजर के अंदर स्टोर ही नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। तो बेसिकली हमें फ्लोटिंग टाइप यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा टू बी एबल टू इनपुट डेसिमल वैल्यूज़। नाउ लेट्स क्लियर दिस एंड रीरन द कोड। तो उस केस में हम 10.99 को ऐड कर सकते हैं 5.99 के साथ which will be 16.98. At last we are going to summarize all of our learning with the help of a simple program. We have to write a program to print the average of 2 numbers.
दो नंबर्स का एवरेज क्या होता है, हमारे पास एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, तो दोनों नंबर्स का एवरेज होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो किस तरीके से हम दोनों नंबर्स का एवरेज प्रिंट कर सकते हैं? यू हैव टू पॉज राइट हेयर, यू हैव टू पॉज दिस लेक्चर एंड एक बार ये जो सवाल है इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दिस इज अ वेरी ईजी क्वेश्चन, इसके सिमिलर मिलता जुलता सम वाला प्रॉब्लम है जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो एक बार पॉज करना है और इस सवाल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नाउ टू राइट द आंसर फॉर दिस वी हैव टू राइट द प्रोग्राम। द प्रोग्राम इज टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले तो दोनों नंबर्स को हम इनपुट करेंगे। हम दोनों नंबर्स को फ्लोट टाइप का रखने वाले हैं। तो a इज इक्वल टू हम इंटी या फ्लोट टाइप इनपुट करेंगे। वी आर गोइंग टू इनपुट द फर्स्ट नंबर विच इज एंटर फर्स्ट नंबर। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास सेकेंड नंबर आ जाएगा एंड हमारा जो एवरेज होगा दैट विल बी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो एडिशन पहले परफॉर्म हो उसके लिए हमने पेरेंथेसिस को यूज़ कर लिया है एंड यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू दिस इज आर एवरेज। लेट्स सेव इट एंड रन आर कोड। लेट्स सपोज हमें 8 एंड 4 का एवरेज चाहिए विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 6। तो हमारे पास आंसर आ गया 6.0। सो दिस इज हाउ वी राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर कल्मिनेट होता है। बेसिकली जो ओवरऑल लॉजिक आज के लेक्चर के अंदर हमने कवर किया है दैट इज़ कि अगर हम पाइथन के अंदर कोई भी कोड लिखते हैं तो किस तरीके से उस कोड के अंदर हम कुछ ना कुछ इनपुट ले सकते हैं, किस तरीके से कुछ ना कुछ आउटपुट दे सकते हैं और कैसे कोड के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का, उस बेसिक स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है एंड ये सारी की सारी जो नॉलेज है, इस सारी नॉलेज को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम और नेक्स्ट लेवल पर लेकर आने वाले हैं और नई चीज़ें सीखने वाले हैं। सो आई होप दैट द फर्स्ट लेक्चर वाज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ लर्निंग्स एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।